ऑल राइट, तो मेरे ख्याल से आई एम वीक इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑफ गौरव कंप्यूटर बोल रहे हैं। यार तुम्हारा नाम तो गौरव कंप्यूटर है, कंप्यूटर होके भी तुम वीक हो, इट्स वेरी 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 डेंजरस थिंग। चलो तो कोई बात नहीं, जब वीक को कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, वीक को कुछ नहीं होता है। बस आपको क्या होना चाहिए, लॉजिक लगाना आना चाहिए, क्वेश्चन करने आना चाहिए। जब मैं आपको सिखाऊंगा तो यही कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो आप देखना कुछ ऐसी चीजें टफ ऑफ कुछ नहीं होती है, ठीक है। ये होता है बट टीचर के पढ़ाने का तरीका और बच्चे के समझने का तरीका, है ना। तो मैं तो ये इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि बच्चे कमजोर होते हैं। मेरा बिलीव यही है कि अगर एक टीचर है, अगर वो सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना दे तो भाई दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट भी मजा आ जाता है पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए उसी विश्वास के साथ आज हम चालू कर रहे हैं एक चैप्टर, और आप लोग को बताते रहना है। हेलो बच्चा, हाउ आर यू? मोहम्मद सवर, मैं मस्त हूँ भाई, मस्त एकदम। चलिए, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? थोड़ा सा एक बार हाँ या ना में आंसर दे दो यार। सर दिख रही है। ठीक, ठीक है। क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर बिल्कुल। नेम यूनिट एंड मेजरमेंट। सर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? आपको आपका नेटवर्क सही है ना सब कुछ? क्योंकि बच्चों को तो दिखना चालू हो गया, आपको भी दिखना चाहिए बच्चा। सर शो ही नहीं हो रहा। सर शो नहीं हो रहा। एक सेकेंड, एक बार और मैं वो करके देखता हूँ यार। अभी बताइएगा। सर दिख रहा है। यस सर, हो रहा है शो। हो रहा है सबको शो? यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, सबको शो हो रहा है, इट्स अमेजिंग थिंग। लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। शुरू करो अंताक्षरी, लिखिए प्रभु का नाम। चलो भाई, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। माँ से गाना गाओ। कौन माँ से गाना गाएगा, जल्दी बताओ। अरे यार, तुमसे माँ से गाना नहीं बनता तुम लोगों से। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, माँ से गाना बने ना बने, कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना। तो जैसे मैंने आपको बता देता हूँ, जैसे आपने ओरिएंटेशन क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे जो ये 2 वीक होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस 2 वीक में हम क्या करने वाले हैं, लगभग फिजिक्स की 2 क्लासेस आपको मिलेंगी एक वीक में, और 2 वीक में मतलब 4 फिजिक्स की क्लासेस होंगी। और इन 4 क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर को हर एक क्लास में रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब क्या है कि हम वो क्वेश्चन लेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की, साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी सिखाएंगे। क्लियर है? इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो चालू करते हैं पहला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कौन बताएगा मुझे, नेम सम फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। आपको बताना है कुछ फिजिकल क्वांटिटी की जिनकी डायमेंशन सेम होती है। कौन मुझे बताएगा जल्दी से? सर ऑल एनर्जी। अरे बाप रे, ऑल एनर्जी तुम बोलोगे यार? सर चलो, कौन कौन से? स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सर नहीं दिख रही, सर दिख रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, सर आई थिंक आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू है, एक बार आप अपना नेटवर्क रीसेट कर लीजिए। एक सेकंड। सर शो हो रही है आपकी स्क्रीन? यस सर, हो रही है। सर हो रही है। सबको हो रही ना? यस सर सर। हमें तो हो रही है। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब नहीं होगी ना तो आप लोग इमीडिएटली बता देना। कई बार क्या होता है ना कि एक्चुअली जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा पानी की भी समस्या हो रही है, पानी गिर रहा है कुछ दिन से, तो हो सकता है मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। और आप अपना भी नेटवर्क चेक कर लेना, ठीक है, बीच बीच में। चलिए, तो जब नहीं होगी तो तुरंत बताना है, उसी टाइम पे मैं बता दूंगा। ऐसा ना हो कि मैं पूरा लेक्चर खत्म कर दूं आप बोलो सर हुआ ही नहीं, है ना। तो आपको बताते रहना। चलिए, नेम सम फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। आप बताइए जल्दी से कोई ऐसी क्वांटिटीज जिनके सेम डायमेंशन होते हैं। सर एनर्जी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एनर्जी होती है, देखो एनर्जी एनर्जी होती है, चाहे आप एनर्जी की कोई भी बहन के नाम ले लो, चाहे काइनेटिक ले लो, पोटेंशियल ले लो, ग्रेविटेशन ले लो, इलास्टिक। हाँ जी, ये बताना है, एनर्जी एंड वर्क बताना है, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। ऐसे आंसर देना है आपको कि बच्चा कि एनर्जी एंड वर्क हैव सेम यूनिट। क्या यूनिट होती है भाई दोनों की? जूल होती है, सुना होगा। और सर वर्क की जूल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके एमएलटी फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या? MLT -2 बिल्कुल T -2। सही बात है।
वर्क आपने सीखा होगा, वर्क आपको होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो, राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का अगर मुझे निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस का डिस्टेंस ही हो गया। एक्सेलरेशन को फर्दर मैं तोड़ना चाहूँ तो मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, इनटू डी हो गया। वेलोसिटी को फर्दर तोड़ना चाहूँ तो ये हो जाएगा m इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इनटू डी हो गया। तो आप देखो कि m इनटू डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। तो Yes, भाई sir. अगर मुझे Yes, sir. MLT फॉर्मूला लिखना है तो इसका हो गया m L2T माइनस 2। तो अगर चाहे आप एनर्जी का ले लो चाहे वर्क का ले लो, दोनों का MLT फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। और कोई यूनिट बता सकते हो क्या जिसकी यूनिट सेम हो जल्दी से? वेलोसिटी स्पीड सर। वेरी गुड, वेलोसिटी स्पीड हो जाएगी। Then velocity. और कौन सी? सर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। नहीं 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 नहीं, फ्रीक्वेंसी की होती यूनिट होती है हर्ट्ज, सुना होगा अगर तो, है ना। इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसमें कैलकुलेट करते हैं ना, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, है ना। और सर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तुमने बहन और उसके बड़े भाई का नाम ले लिया। ठीक है, तुम्हें अपने ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा नाम इलास्टिसिटी। कौन सी? सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी। वेरी गुड। एक तुम ये बोल सकते हो स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दोनों अलग है ना, ये दोनों सेम नहीं है, याद रखो। वेलोसिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। फिर आपके और कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? साइन थीटा, टेन थीटा, ऐसी क्वांटिटी भी सेम यूनिट होती है, तो मतलब कोई यूनिट होती ही नहीं है, नो डायमेंशन लेस होती है। हाँ, ये डायमेंशन लेस होती है, तो आप इनको भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको नहीं बोल सकते एक्चुअली क्योंकि इनकी डायमेंशन लेस होती हैं। और कौन सी हो सकती है तीसरे में अगर बोलूं तो? एक आपने सुना होगा प्रेशर, सुना है आपने प्रेशर? Yes sir. Yes, sir. और Pressure आप upon area. प्रेशर और स्ट्रेस सुना है कभी? स्ट्रेस आप लोगों ने? Yes sir. यस सर। Yes sir. तो प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो आप बोल सकते हो ये इस तरह के क्वेश्चन आप अगर आ गया आपको तो आपको याद रखना है कि वर्क एनर्जी, स्ट्रेस एंड प्रेशर, आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये चीजें आपकी सेम डायमेंशंस रख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको बताना है कुछ क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होती हैं। सर एंगल्स, एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Trigonometric ratios. क्या बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक बच्ची ने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सिंपल सा आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। यस सर। तो स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट की हो गई दूसरे मीडियम में भी मीटर पर सेकंड, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपने एक चीज सुनी होगी स्ट्रेन। स्ट्रेन सुना है आपने? स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सुना नहीं होगा बट मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो लेंथ और लेंथ दोनों कट जाते हैं तो इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। तो चार याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे तुम्हारी हो सकता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट, ये वाला स्ट्रेस ले लेना, स्ट्रेन लेना, सॉरी, एंड दैट विल बी योर। आपके दो पूछा है तो आप दो लिख चुके हो। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? No sir. वेरी No, गुड। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखना। सिग्निफिकेंट फिगर सुना है आप लोगों ने? यस सर। Sir. है ना। तो आपको इसमें थोड़ा सा अपन देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। चलो पहले क्वेश्चन में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जल्दी से। सर 3 4 सर 3 सर 1। सर पहले में एक है। 1. कौन बोला? सर पहले में एक। पहले में कितने हैं? सर 1 है पहले। सर फर्स्ट में 1 है। फर्स्ट का 1। Sir 1. पहले में, बिल्कुल सही बात है। सर पहले में एक है, दूसरे में 3 है, चौथे में Yes, 4, चौथे में क्या 4 है, बात। दूसरे में भी 4 है। ओके 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 ओके, चलो ध्यान से देखो। पहले में 1 है, ठीक है। अगर रूल आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पर मैं बता देता हूं कि अगर मान लो डेसिमल के बाद तुम्हें 10 जीरो दे रखा है और उसके बाद एक नंबर डाल दिया 1 2 जो भी डाल दिया, तो हमें क्या करना है कि उस नंबर के पहले जितने जीरो हैं उनको कंसीडर नहीं करना है। बात समझ में आई? Yes sir. यस अगर सर। नंबर आपको ऐसे दे दे 0.0704,
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सर 3 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 हो जाएंगे क्योंकि 704 की एक वैल्यू होती है, ये हमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके पहले जितने भी 0 होंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? यस इसी तरह इनका रूल होता है कि अगर मान लो 0.7040 आ गया और अगर आपको नंबर आ गया 0.070400 आ गया या 000 आ गया, इसमें कितने होंगे बताओ? सर 6 दुखी कर दिया तुमने। देख बेटा, याद सर, रखो, 4 सुनना। सर 4 इसमें कितने? सर 4 सर 4 6 मत बोल देना, हमें आगे वाले नंबर नहीं लिए जाते हैं, ठीक है? इसमें कितने? सर इसमें कितने? सर 6 सुनो क्या होता है, सुन लो। जब भी नंबर डेसिमल के बाद लिखा हो, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 7040 ऐसा लिखा हुआ है, हमेशा अगर डेसिमल के बाद है तो अगर उसके बाद 0 लिखा हुआ है तो आप उस 0 को कंसीडर करोगे, लेकिन उस 0 के आगे फर्दर 0 लिखा हुआ है उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते हैं। ये चीज समझ में आई? तो इसका मतलब 0 हो तो ना माने। सिर्फ एक 0 होगा उसको हम एज्यूम करते हैं, बाकी हम कंसीडर नहीं करते। देखो जैसे इस क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे 704 है, आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इसमें हम बोलेंगे 3 है। इसमें क्या है, एक 0 हमने ऐड किया है, जब एक 0 ऐड किया है तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम इसको 4 बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो 7040 के बाद और भी फर्दर 0 लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके एक 0 को लेते हैं और बाकी सारे नंबर चाहे फॉरवर्ड हो और चाहे रिवर्स हो, सब नंबर को छोड़ देते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये कब करते हैं याद रखना, डेसिमल के बाद करते हैं ना, अगर नंबर डेसिमल्स में लिखा हो। लेकिन अगर तुम्हारा नंबर ऐसा लिखा हो, 704 लिखा हो, 7040 लिखा हो और 704 ऐसे नंबर लिखा हो, तब क्या करेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? इसमें कितने होंगे? 4 और इसमें कितने होंगे? 6 वेरी गुड। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज नहीं होनी है, ये नंबर डेसिमल्स में नहीं लिखे हुए हैं। अगर डेसिमल में लिखे होते तब हमें सोचना पड़ता, ठीक है? अगर डेसिमल में होते तो हम ये हो सकता है 3 0 को लेते भी ना। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज से आप लोग केयरफुल रहना, ये रूल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितने हैं बच्चा पार्टी? सर 3 सिंपल सी बात है, जब कभी भी नंबर 1.6 इंटू समथिंग 10 पावर, ये पावर वो पावर 50 पावर 60 पावर ऐसा लिखा हो तो सिर्फ ये नंबर लो, बाकी को सब जाने दो। तो इसके नंबर हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट 3। ठीक है, यही रूल देखो यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं 4 यहाँ पे कितने? अरे 3 यहाँ पे कितने? 5 डेसिमल में नहीं है, 4 में बोलना, 4 मत बोलना, डेसिमल में नहीं है। क्वेश्चन में 0 आएंगे ना कहाँ पे? सर? फिफ्थ क्वेश्चन में यूनिट नहीं दे रखी, तो 0 नहीं आने अच्छा, थी। तो अगर देखो इसमें यूनिट नहीं दे रखी, अच्छा हाँ यार एक चीज तो मैंने देखनी, इसकी अगर यूनिट नहीं दे रखी तो इन जीनों को मत कंसीडर करना, ठीक है? अगर यूनिट नहीं दे रखी तो इसमें सर आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है। ये कैसे म्यूट हो गया था भाई? सर अब आ रही आवाज। हाँ, अभी वो पता नहीं कैसे म्यूट हो गया था, इवन आई डोंट नो। ठीक है, तो इसमें अगर देखो अगर कोई यूनिट नहीं दे रखी है तो ये तो 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये 3 डिजिट लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर इसके साथ यूनिट मेंशन है तो विल टेक 5। ठीक है? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा? क्या आंसर होगा बच्चा पार्टी, जल्दी बताइए। सर ए का सोनार होगा।
बिल्कुल सही बात है। और बी का? देखो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा कि जहाजों में हम क्या यूज करते हैं, जहाजों में यूज करते हैं सोनार। सुना है क्या? यस सर। नो सर। सुनो, मैं आपको बताता हूँ क्या करता है सोनार। क्या करता है सोनार? काम करता है यूवी साउंड पे। आपने सुना होगा अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना? अल्ट्रासोनिक साउंड में क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ काम कैसे कर रहा है। जैसे मान लो ये जहाज है और यहाँ पानी है, और पानी के सर माइक अनम्यूट हो गया। अनम्यूटेड है आपका माइक। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बताओ, क्या बिगाड़ा है मैंने बच्चों का? ठीक है, चलो देखो, तो मैं क्या बता रहा था कि मान लो ये आपकी शिप है, ये जा रही है फॉर एग्जांपल इंडिया से पाकिस्तान जा रही है मैच खेलने, ठीक है? और नीचे मान लो क्या हुआ कि मैच चालू बाद में हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, मान लो तुमने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ी होगी कि जितने बड़े बड़े पहाड़ हमारे धरती के ऊपर पाए जाते हैं, उससे भी गहरे गहरे पहाड़ आपके समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ऐसी चीज कुछ सुनी होगी? तो होता क्या है, और नहीं सुनी है तो टाइटैनिक मूवी तो देखा ही होगा एक दो बार। यस सर। समझ रहे हो? टाइटैनिक देखा होगा, गाना सुना होगा उस लड़की का, क्या नाम था उस गाना को, मुझे याद भी नहीं आता। ठीक है, चलो सुन लो फिर। हाँ वही बात है, वही बात है। क्या है? लेनार्डियो डिकाप्रियो, कौन सा हीरो है उसका, है ना? सुनो, अब पिक्चर में चले जाते हो यार तुम लोग, रोमांटिक वाली फीलिंग लाते हो आपको। चलो सुनो ठीक है, तो आपको मैं बता क्या रहा था, शिप में कैसे काम होता है कि शिप क्या करती है, अगर मान लो पानी के अंदर जा रही है और चलते टाइम उसको नेविगेट करना है कि भाई अंदर पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं, या कि मान लो यहाँ से बहुत बड़ी वेल आ रही है, ठीक है, वेल आ रही है, या कि मान लो आपने पढ़ा होगा कि समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी सबमरीन्स होती हैं, है ना, जिसमें लोग बहुत अंदर तक रहे आते हैं। तो अब ये शिप को पता करना है कि भाई इसके नीचे कितना खतरा हो सकता है। मान लो नीचे सबमरीन है तो इससे खतरा है, शिप को खतरा है। तो सबमरीन के अंदर क्या होता है, शिप के अंदर या कि सबमरीन के अंदर क्या होते हैं, एक सिस्टम लगा होता है सोनार। सोनार क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है। वो क्या करता है, वो चारों डायरेक्शन में डेविएट हो रहा था, जैसे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जब वो इधर जा रहा था तो देखते ही देखते क्या हुआ कि ये सिग्नल यहाँ गया, इसको स्ट्राइक किया और ये वापस लौट आया। मान लो ये सब कुछ होने में उसको 10 सेकंड लगा, मतलब यहां से जाने में और आने में उसको 10 सेकंड लगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ जाने में उसको 5 सेकंड लगा होगा। यस और नो? अगर टोटल जर्नी अगर टोटल जर्नी में उस एंगल पे उसको 10 सेकंड लगा, तो इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा कंसीडर कर लेता है कि भाई जाने में 5 लगा होगा, आने में 5 लगा होगा। अब ये सब कुछ अंदर ही अंदर प्रोग्राम हो रखा होता है, और आपको पता है, ये ऑलरेडी आपको पता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड क्या होती है। मतलब आपके पास स्पीड आपको दे रखी है, टाइम तुमने निकाल लिया, तो अगर स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तुम डिस्टेंस निकाल लोगे, राइट? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो क्या होता है कि जब ये साउंड जाता है, टकराता है और ये वापस आता है, तो स्पीड इनटू टाइम करके हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई इस डायरेक्शन में इतनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो हमारे शिप को खतरनाक हो सकता है। इसी बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, मछलियों की तरफ सिग्नल भेजते हैं और देखते हैं कि भाई उन्हें पता नहीं चलती है, ठीक है, ये पता नहीं चलता कि कौन सी शिप कितनी बड़ी होगी और ये कौन सी नाव कितनी बड़ी होगी, कि वेल कितनी बड़ी है। बट वो जब सिग्नल भेजते रहते हैं और उसको रिसीव करते रहते हैं, उसके बेस में गेस कर पाते हैं कि इसके नीचे कुछ तो है जो इतनी गहराई में हो सकता है। इसी तरह ये क्या करते हैं, पहाड़ों को भी देखते हैं कि भाई पहाड़ कितना है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्या करते हो, समुद्र की गहराइयों को भी नापते हो। क्यों? आप क्या करो, सोनार से भेज दो और ये क्या करेगा, सिग्नल जाएगा, ये स्ट्राइक करेगा और ये वापस लौट आएगा। आपको सोनार की स्पीड पता होती है, आप टाइम कैलकुलेट कर लेते हो, स्पीड इनटू टाइम क्या करके आप डेप्थ निकाल लोगे, समुद्र की डेप्थ कितनी होती है किसी भी पॉइंट पे। समझ गए? तो इस टेक्निक पे क्या होता है, आपका सोनार काम करता है। ये सिर्फ चीजें आपने सुनी होंगी। दूसरा होता है, आप बताओ मुझे कि पोजीशन ऑफ एरोप्लेन कैसे पता करते हैं स्पेस पे? रडार। बिल्कुल ठीक है, रडार के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप सबने बहुत बार सुना होगा रडार क्या होता है। ठीक है, रडार सिंपल सी बात है, जैसे समुद्र के अंदर करते हो तो आपने पढ़ा है कि क्या होता है, जैसे इंडिया का खुद का एयर स्पेस होता है,
एयर स्पेस में क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स भेजते हैं, ठीक है। रडार उडार ऐसा कुछ नहीं होता कि धरती के मान लो 10 किलोमीटर गए, वहां पे एक रडार जैसे बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ समुद्र में, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट सिग्नल्स आप भेज रहे हो, रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हो, तुरंत से रेडियो सिग्नल जारी होती हैं, वो स्ट्राइक करती हैं, वापस आती हैं और हमें ऑब्जेक्ट की हाइट बताती है, वो किससे कितना दूर है और वो कितना पास में है। तो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा इंडिया का ये मान लो एयर स्पेस हो गया। अब एयर स्पेस में क्या होता है, रडार से हमें क्या पता चल जाता है कि मान लो जैसे तुम्हें मान लो अमेरिका से एक फ्लाइट आ रही है और उसे दिल्ली में लैंड करना है, तो जो दिल्ली में बैठा वो बंदा है वो पूछेगा भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, एयर स्पेस में घुसने से पहले वो बोलेगा मैं अमेरिका से आ रहा हूँ। तो फिर वो बोलेगा क्या तुम्हारे पास परमिशन है, वो बोलेगा हाँ भाई मैं तो मेरे पास परमिशन है। तो अगर परमिशन है तब तो वो तुम्हें आने देगा, लेकिन अगर परमिशन नहीं है तो इमीडिएटली क्या करेगा, विजिलेंस डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई साहब कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जो आपके अंदर घुस रही हैं, और जैसे ही अनवांटेड चीजें उसको सिग्नल पता चला कि यहाँ से कुछ काम होने वाला है, खतरनाक हो सकता है, तो इमीडिएटली हर देश के पास एक राइट होता है वो क्या कर सके, वो रडार को उससे एक्चुअल में उसकी हाइट को कैलकुलेट कर ले और उस हाइट में धरती से एकदम मिसाइल फायर कर सकता है वो, चाहे उसमें 100 आदमी बैठे हो चाहे 200 आदमी बैठे हो, वर्ल्ड में कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा है। अगर मान लो बिना परमिशन की कोई घुस रहा है आपके एयर स्पेस में, तो समझ गए। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं रडार से। रडार का बहुत यूज होता है, ये और बताता है कि कौन सी फ्लाइट कितने हाइट पे उड़ रही है। जैसे मान लो 2 फ्लाइट हैं, दोनों ही मान लो दिल्ली से मुंबई जा रही हैं, तो एक फ्लाइट कितने में जा रही है, मान लो 1 किलोमीटर ऊपर है, दूसरी कितने में है 2 किलोमीटर है। तो ये इंफॉर्मेशन एयरप्लेन टू एयरप्लेन पता चलती है और सारे के सारे जो नीचे ग्राउंड स्टाफ बैठा हुआ उसको भी पता चल जाती है। तो ये सब काम होता है रडार के थ्रू, समझ गए, थोड़ा सा आइडिया लगा इसका, ठीक है। तो ये चीज पूछे नहीं जाएंगे, बट ये क्वेश्चन मुझे दिख गया तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। सर ठीक है? अल्ट्रासोनिक की स्पीड 2 मैक होती है। यस 2 मैक देखो एक की तो अल्ट्रासाउंड की 1 मैक से कम होती है। देखो अल्ट्रासाउंड का मतलब ही वही होता है ना कि जिसकी स्पीड अल्ट्रासाउंड से 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा पार्टी। आपको बताना है डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जिस डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कौन कौन से कांस्टेंट बताओ जो डायमेंशंस होती हैं उनके पास, पहले सबसे पहले ये बताओ। वेलोसिटी। अरे भाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अमेजिंग डायमेंशनल कांस्टेंट वही होते हैं। तो एक होता है आपका जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जब आप बोलते हो कि F इज प्रोपोर्शनल टू ये, F इज प्रोपोर्शनल टू ये, और फाइनली फिर आप लास्ट में इंट्रोड्यूस करते हो ये एक कांस्टेंट को, उसे कहते हैं, ठीक है। तो G एक क्या है, डायमेंशन कांस्टेंट होता है, इसके बाद डायमेंशंस होती हैं। और कोई सा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट H से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, स्मॉल h से। यस सर। और कौन सा हो सकता है, यंग मॉडुलस सुना है आपने? Yes, sir. Sir, Boltzmann constant. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो मैंने 3 बता दिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट बताओ जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं। नंबर एक होता है डायमेंशन कांस्टेंट। कौन सा? नंबर का डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एवोगैड्रो नंबर, वेरी गुड। और कौन से? पाई हो सकता है क्या? जब पाई आप किसी सर मोल होगा क्या? नहीं, मोल तो एक खुद ही यूनिट है यार, ऐसा यूनिट है वो, समझ रहे हो। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उसमें तो वो तो होती है। एवोगैड्रो नंबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है कि तुम क्या करते हो, नहीं, एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है, एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है, ये कोई यूनिट नहीं है ये, है ना। तो ये दो यूनिट हो गए, बाकी फिर आप सोच लेना, जो भी होगा लिख लेना इसमें, ठीक है। 2-3 यूनिट आप रेडी करके रखना। अल्फा गामा बीटा होंगे क्या? कौन से? अल्फा गामा एंड बीटा। ये रेज होती हैं, ये कोई यूनिट्स नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्मूला में अल्फा नहीं डालते हो, है ना, आप ये नहीं बोलते कि अल्फा रेज, ये रेज है, ठीक है। अल्फा जो होती है पॉजिटिव रेज होती है, बीटा नेगेटिव होती है, गामा कोई उसका चार्ज नहीं होता, वो रेज है, वो आप नहीं बोल सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास कोई यूनिट ना हो, जैसे
एक ये हो गई, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अमेजिंग, ये चीज तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन योर वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। तो ये होती है, ये 3-4 यूनिट होती हैं, ये चीजें आपको याद रखना है। सर स्ट्रेन भी, स्ट्रेन भी होता है भाई, स्ट्रेन भी होता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल, है ना। तो ये चीजें होंगी। चलिए अब 2 मार्क के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करके बताओ, कौन बताएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्नियर स्केल है ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है 50 निकालना है। हाँ जी, अच्छा वर्नियर कैलिपर देखा है कभी, सर देखे हो ना, यस सर। है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि देखे और बोले सर इसको घर लिया जाता है, सिर्फ प्याज काटूंगा मैं, ऐसा सा होता है वो तो ऐसा तो नहीं किया ना आपने। नो सर। तो क्या किया उसका फिर, यूज कहाँ किया। घर लाते कम से कम घर वाले बोलते वाह बच्चा हमारा बड़ा हो गया, समझ रहे हो चलिए तो मैं आपको वर्नियर कैलिपर बताता हूँ। वर्नियर कैलिपर एटलीस्ट सुना तो होगा, एटलीस्ट वर्नियर कैलिपर हम यूज करते हैं। फिर आपने उसकी रीडिंग लेना सीखा होगा, उसका लीस्ट काउंट निकालना सीखा होगा, ये सब चीज सीखी होंगी एटलीस्ट, मैं आई होप, ये मैं सोच रहा हूँ, राइट। यस सर। कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, और क्या होता है लिस्ट काउंट का मतलब। लिस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी गिवन इंस्ट्रूमेंट की, लीस्ट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा वेरी गुड, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार। तो ये बताओ कि जो मेन स्केल होती है हमारे पास, उसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होती है, जो हमारे पास नॉर्मल। 1 mm। 1 मिलीमीटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपको बोलना है 1 mm प्रॉपरली, ठीक है। वो होती है उसकी लीस्ट वैल्यू। अब वर्नियर स्केल की लीस्ट वैल्यू, वर्नियर स्केल की लीस्ट वैल्यू कैसे निकालते 0.1 हैं? mm। क्यों भाई, 0.1 mm। कैसे निकालते हैं। सर स्केल से। स्केल से, चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना। मैं जो आप लैब में यूज करते हो वो वाले मैं बता रहा हूँ, अगर वो चीज समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन तुम अपने आप कर लोगे, ठीक है। ध्यान से सुन लेना बस, ठीक है, सारे के सारे। मान लो ये तुम्हारी स्केल है, ठीक है, ये दिस इज योर स्केल। ये आपकी नॉर्मल स्केल है, एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है। तो ये मान लो तुम्हारा 0 है और ये तुम्हारा होता है 1। अब आपने पढ़ा है कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको 1 सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ। इन दोनों के बीच में होते हैं आपके 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान लो 10 हो गया, 10 काउंट हो गए। तो आपके जो लैब में होती है तो ऐसी कुछ मेन स्केल्स होती हैं, ऐसी मेन स्केल बनी रहती है और आप बोलते हैं उसको मेन स्केल। और इसी के जस्ट नीचे क्या होती है, एक स्केल होती है जिसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल में आपने एक चीज देखी होगी कि जो इसका 0 है वो उसके 0 से मैच करता है, लेकिन इसके जो 10 काउंट्स होते हैं वो मेन स्केल के 9 काउंट्स के बराबर होते हैं। देखा है क्या ये सब चीजें। यस सर। यस सर। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या हुआ कि जो आप देखो ये मेन स्केल है, दिस पार्ट इज योर मेन स्केल एंड दिस इज योर वर्नियर स्केल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा पार्टी इसके 9 जो डिवीजन है, ये जो इसका 9th डिवीजन है, 9th टुकड़े हैं, इसके वर्नियर स्केल के 10 टुकड़े के बराबर है ना। तो देखो मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना और बोलना, बताना मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, एक मिनट यार आगे क्यों बढ़ गया, 9 मेन स्केल डिवीजन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सबको। यस है ना। 10 वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है वो 9 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है। यस। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगी। यस सर। तो एक वर्नियर स्केल की वैल्यू देखना ध्यान से, ये हो गई आपकी 0.9 और एक मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है,
एक मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है बच्चा पार्टी? 10 mm। अरे भाई 10 कौन बोल रहा है? 10 mm। 1 mm का होता है भाई, 10 mm मत बोलो। मैं एक डिवीजन की बात कर रहा हूँ, एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ। ये एक टुकड़ा मतलब ये वाले पार्ट की, अंडरस्टूड? ये कितने का होता है? 1 mm का होता है ना? तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, क्या तुम बोल दोगे कि एक वर्नियर स्केल की वैल्यू 0.9 mm होती है? बोल सकते हो क्या? यस सर। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है मिनिमम इनएक्यूरेसी, आपसे वर्ड बोलता है लीस्ट काउंट, ये सारे वर्ड का मतलब होता है, या कि बोलता है एब्सोल्यूट एरर, ऐसे कभी भी टर्म बोले तो इसका मतलब है वो बात कर रहा है लीस्ट काउंट की। क्लियर है? अब देखो, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है? ये होता है 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक चीज समझ में आई सबको? यस सर। है ना? जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू। अब बच्चा पार्टी 1 मेन स्केल डिवीजन तो मैंने निकाला, और मुझे अभी भी पता है इस क्वेश्चन में कि इसका होता है 1 mm। ये चीज समझ में आई? यस। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन अभी हमने निकाला है कि 0.9 mm होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, जो आप लेबोरेटरी में यूज कर रहे हो, उसकी लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? और यही चीज, और इसी चीज को आपने रट्टा मारा होगा कि 0.01 सेंटीमीटर होती है अगर तुम 10 से डिवाइड कर दो तो। ये बात समझ में आई सबको? तो ये लीस्ट काउंट बच्चा पार्टी ऐसे निकालते हैं। अब यही जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है, जो आपको लीस्ट काउंट निकाल के बताया है, वही काम आपको करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोलता है भाई साहब, जो 50 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, वो 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, है ना? यस। तो भाई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो काम मैंने पहले किया है वही काम सारे क्वेश्चन में हो सकते हैं। तुम्हें कोई सी भी रीडिंग दे दे, प्रोसेस यही है, बस आपको समझना है। तो 49 डिवाइडेड बाय 50 इंटू मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू इतनी हो गई, और एक मेन स्केल डिवीजन एज पर द क्वेश्चन कितना दे रखा है? 0.5 mm दे रखा है ना? तो क्या ये वैल्यू देखना ध्यान से, 49/50 इंटू 0.5 mm हो जाएगी क्या एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू? ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब मैं वेरी गुड बच्चा पार्टी, जहां नहीं समझ में पूछते चलना है ना, मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ। हेलो सर। आपको समझ? हाँ बेटा बोलो। सर एक बार फिर से। कहाँ से? सर ये आप यहाँ से बताऊं? हाँ जी। सुनो ध्यान से, ये पार्ट तो समझ में आया ना सबको? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में बोलता है कि जो वर्नियर स्केल ऑफ ट्रेलिंग माइक्रोस्कोप, देखो ट्रेलिंग माइक्रोस्कोप भूल जाओ अभी क्या होता है। वर्नियर स्केल क्या होता है? वर्नियर स्केल 50 डिवाइसेस में हमको लगाते हैं, समझ गए? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां वर्नियर स्केल को हम यूज करते हैं, तो वही कोई एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका नाम है ट्रेलिंग माइक्रोस्कोप। उसमें वर्नियर स्केल लगा हुआ है। उसमें लगा हुआ वर्नियर स्केल में जो क्या है, वर्नियर स्केल का जो 50 डिवीजन है, वो क्या कर रहा है? 40 कोइंसाइड मतलब होता है मैच करना। कितने से मैच कर रहा है? 49 मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। ये चीज समझ में आई? यस। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था भाई, वैसे ही हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है ना? तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 49/50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। क्लियर? और फिर इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूं तो 1 मेन स्केल डिवीजन एज पर द क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि 1 mm होता है, बट इस बंदे ने जिसने ये वाला माइक्रोस्कोप बनाया है उसमें नया टाइप का वर्नियर कैलिपर बनाया है, और वो बोल रहा है कि भाई मेरे मेन स्केल में जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 mm का नहीं है बट 0.5 mm का है। ये चीज समझ में आई?
Yes. तो इसीलिए Yes, मैंने क्या sir. किया, 49/50 किया, मल्टीप्लाई बाय 0.5 mm कर दिया। यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई क्या? यस सर। Yes, sir. अब देखना, अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है भाई साहब, तो लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? तो 1 मेन स्केल डिवीजन एज पर दिस क्वेश्चन कितना दे रखा है आपको? 0.5 mm दे रखा है। ये सुनो, तो मैं लिख देता हूँ 0.5 mm। वर्नियर स्केल सर कितना है? तो वर्नियर स्केल है 49/50 इंटू 0.5 mm। अभी मैंने क्या किया, इसको सॉल्व नहीं किया, फर्दर सॉल्व नहीं किया, ठीक है? इसको लास्ट में कर लूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ गए? वरना ये मल्टीप्लाई करो, ये करते बैठो, कौन करते इतना टाइम किसके पास? समझ में आया ये चीज मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा ये वाला पार्ट यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे अपने शॉर्टकट करेंगे, मैथमेटिक्स यूज करेंगे। यहाँ पे 0.5 mm है, यहाँ पे 0.5 mm है, तो मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ 0.5 mm और अंदर लिख देता हूँ 1 माइनस 49/50। लिख सकता हूँ क्या ये पार्ट? बोलो जल्दी। Yes, sir. है ना? और अगर मैं इसी को सॉल्व कर लूं, एलसीएम ले लो, तो 50 यहाँ चला जाएगा, 50 माइनस 49 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा। ये मैथ तुम कर पाए दिमाग में? तो मैं इसको लास्ट में लिखता हूँ, ये हो जाएगा 0.5 mm इंटू 1/50। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? 1/50 Yes, sir. Yes, sir. है ना? 50 एलसीएम के 50 इधर जाएगा, 50 माइनस 49 डिवाइड बाय 10। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर होगा भाई, 0 से 0 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, तो मेरे ख्याल से 0.01 mm आया। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो आपको क्या याद रखना है? आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है? आपको वैल्यू रट्टा नहीं मार के बैठना है, आपको उसकी प्रोसेस याद रखनी है। क्यों? अगर तुम्हें प्रोसेस याद है तो क्वेश्चन कितना घुमाएगा, ठीक है? आपके ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके जेई में भी बहुत 50 बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट में तो हर साल आ ही जाते हैं, ठीक है? नीट में भी क्वेश्चन सर थर्ड लाइन से दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कहाँ से? यहाँ से? थर्ड लाइन से। यहाँ से, है ना? चलो ठीक है, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चा पार्टी? लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही होता है। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एज पर द क्वेश्चन 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है? 0.5 mm। देख लो 0.5 mm दे रखा, तो मैंने 0.5 mm लिया है। माइनस अभी वर्नियर स्केल डिवीजन अभी निकाला था, तो ये आया था 49/50 इंटू 0.5, तो मैंने पूरी वैल्यू को यहाँ पे चिपका दिया बस, और कुछ नहीं किया। 0.5 इंटू mm। समझ में आया? फिर मैंने क्या किया, देखो अब अगर कोई बच्चा होता तो वो क्या करता कि सर एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ये सब करते बैठते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको चुपचाप लिख ले रहे हैं, बाद में हम इसको देख लेंगे। फिर मैंने क्या किया, 0.5 mm को कॉमन लिया, तो यहाँ से मुझे 1 मिल गया और यहाँ से 49/50 मिल गया। फिर 50 इधर चला गया, तो 50 माइनस 49/50 बचा, तो दैट इज व्हाई यू हैव दिस सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? और फर्दर इसको डिवाइड कर लो, तो 0.5/50 करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, बचेगा 10 को डिवाइड करोगे तो 0.1 को डिवाइड बाय 10 से करोगे तो 0.01 mm बचेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जेई में भी आ सकते हैं, नीट में भी आते हैं, आईआईटी एडवांस में तो हर 2 साल में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं। तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, बट अभी हमारा फोकस क्या है कि वी वांट टू सी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छा कर पाओ, ठीक है? बाकी तो फिर हम पीएचडी करेंगे, इसमें बहुत कुछ सीखेंगे कि अगर ये ऐसा आ गया, एरर क्या होती है, ये सब चीज सीखेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। एक फोर्स, magnitude of force experienced by an object moving with speed v is given by F equal to k into v square. Find out the dimensions of k. निकाल लोगे डायमेंशन ऑफ k सब लोग? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, सब निकाल लेंगे। देखिए नहीं निकाल पाएंगे जो लोग, उनको दिखा देता हूँ। अब देखो ये एग्जांपल है, आप क्वेश्चन कुछ भी तुमसे पूछ ले, आपसे बोल दे कि F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, आपसे बोल दे कि बताओ यूनिट ऑफ G पूछ लेगा, ठीक है? कोई भी यूनिट पूछ सकता है आपसे,
अभी हम देखते हैं फॉर नाउ क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे। फोर्स इक्वल टू दे रखा है k इंटू वी स्क्वायर। अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं बताओ, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे बोलो जल्दी से। V square by F. किसने बोला v स्क्वायर बाय f? F upon V square. F by V square. सर ml -1 आंसर आ रहे हैं। बाप रे, ये बच्चा को एडवांस करेगा। ML1 माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं बिल्कुल सही बात है। जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो देख लो। k इक्वल टू लिखेंगे हम f अपॉन v स्क्वायर, है ना। k की वैल्यू को f को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन v स्क्वायर। इसको मैं फर्दर तोड़ दूं, सॉरी मास हो गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन को फर्दर तोड़ूं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू v स्क्वायर। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया तो m अपॉन t इनटू, अब वेलोसिटी को फर्दर तोड़ूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक चीज समझ में आई सबको? Yes, sir. तो t ने t को खा लिया तो भाई साहब बचा k की वैल्यू क्या, k की बचा m की वैल्यू अपॉन d। क्या बोल रहे हो भाई? सर रिपीट कर दो। देखो सुनो, फोर्स तो k की वैल्यू, ये चीज समझ में आई आपको पहले स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स इक्वल टू क्या होता है? Mass into F. मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बात है, ये जोश चाहिए मुझे। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसीलिए मैंने लिखा चेंज, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए? यस सर। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, डायरेक्ट लिख दूं तो ये चीज समझ में आई। फिर वेलोसिटी ने यहाँ पे नीचे स्क्वायर था तो एक वेलोसिटी को खा गई। फिर वेलोसिटी फर्दर होती है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना। Yes. तो यस टाइम क्या करेगा, टाइम को खा जाएगा। तो आपको बचा क्या, ऊपर मास बचा और नीचे d। तो k की यूनिट हो गई भाई साहब, k हो गया मास अपॉन d। तो मास का अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो m, मास को हम लिखते हैं किसमें, यूनिट में लिखूं तो kg अपॉन मीटर बचा बस, राइट। तो अगर इसका मुझे ये इसका यूनिट हो गया। अगर आपसे इससे पूछे बताओ इसका एमएलटी फॉर्मूला क्या होगा, तो केजी के लिए हम m यूज करते हैं तो m की पावर 1। अब ये मीटर देखो क्या है, मीटर डिवाइडेड में है, अगर ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 लिखेंगे, तो l -1 और t की पावर 0। ये सबको समझ में आया क्या? सब ये सुनो बच्चा पार्टी, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपको अगर कोई भी रैंडम वैल्यू दे दे तो उस केस में आपको ये सब निकालते बनना चाहिए। समझ गए सब, है ना। ये देखो, ठीक है, ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस हमने देखा है 3 से 4 सालों में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बन चुके हैं। तो इसका मतलब है हो सकता है ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ भी जाए या कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो दैट इज व्हाट आवर अप्रोच इज। समझ गए अभी एग्जाम तक के लिए, फिर बाद में हम इसी 50 वेराइटी करेंगे, बट अभी सिर्फ वही समझ रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्या लिमिटेशन है? सर ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनको सही से डिफाइन नहीं कर पाता। बिल्कुल। और सर यूनिट से डायमेंशन निकाली जा सकती है, पर सर डायमेंशन से यूनिट नहीं निकाली जा सकती। डायमेंशन की बताते करेक्ट है या नहीं? देखो वो तो हाँ वो यूज हो गया, हमें ये पता करना है कि ये क्या कर नहीं सकता। हाँ जी, नॉट एप्लीकेबल भी भी हो सकता है। Sir, it fail when a physical quantity is a sum or difference of two more quantities. क्या बात है, ठीक है। तो वहां पे सही बात है। देखो जैसे तुमने क्वेश्चन किया होगा, अगर ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपने डिराइव करना सर ने आपको सिखाया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ये डिपेंड करता है जी पे, ये डिपेंड करता है एल पे, तो बताओ इसका रिलेशन बताओ, है ना। तो आपने कुछ ऐसा निकाला होगा
कि टी इक्वल टू रूट जी एल बाय जी समथिंग करके, है ना ऐसा, और कांस्टेंट आया होगा, राइट? यस सर, तो देखो यस सर, कांस्टेंट 2 बाई। हाँ कांस्टेंट 2 पाई आता है। हाँ बोलो बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे भी अप्लाइड नहीं है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है। और नेचर नहीं बता सकता, ये ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, कांस्टेंट का नेचर कैसा है। प्लस और माइनस ठीक है ठीक है। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो मैंने लास्ट बैच लिया था और उसमें मैंने पूछा, ये जो क्वेश्चन है वो एरर से है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या एरर आपने कर लिया है, ये सिलेबस में है कि नहीं है? सर डिलीटेड है। सर डिलीटेड है। ये डिलीटेड है क्या? यस सर। यस सर। अगर ये डिलीटेड है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने बोला था कि सर ये डिलीटेड है, इसलिए मैं आप इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि हो सकता है आपका भी डिलीटेड हो, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि चलो ये बताओ एक मार्क्स के, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। व्हाट इज लाइट ईयर? कौन बताएगा मुझे लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन सर 1 ईयर में जब लाइट ट्रेवल करती है। 1 ईयर में लाइट ट्रेवल करती है। सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। वेरी गुड। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर मतलब 1 साल में लाइट कितनी दूर जाती है, कैसे निकालोगे? तुम निकाल सकते हो क्या? So 1 light year is equal to speed into time. स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तुम्हें पता है लाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, है ना? टाइम कैसे लोगे? देखो अगर यहाँ पे तुम्हें सेकंड है तो टाइम भी तुम्हें सेकंड्स में लेना पड़ेगा। अब लाइट ईयर क्या होती है, 1 साल में लाइट कितनी दूर गई। तो अब देखो 1 साल 1 ईयर का मतलब होता है बच्चा पार्टी मोटा माटी 365 डेज। यस सर, है ना? यस सर। 1 साल का मतलब क्या होगा? 1 साल मतलब क्या होगा? 365 डेज। 24 और एक hours। डे में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यस सर। तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड्स, मतलब 1 साल में तुम इतना सब मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट इन सेकंड्स। और जो वैल्यू आए उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। क्या बोल रहा बच्चा? अगर लीप ईयर हुआ तो 366 ले लेना। तो ये अप्रोक्सीमेटली होती है। हाँ देखो मोटा माटी, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोले? क्वेश्चन समझ में नहीं। अप्रोक्सीमेटली होती है ना? हाँ हम देखो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ही होती है, क्योंकि अब बिलियन ट्रिलियन में जा रही है तो कौन इतनी एक्यूरेसी में जाएगा, समझ रहे हो? 10 टू पावर के 12 13 में वैल्यू घूम रही होगी, तो इतनी ज्यादा हमें कौन मैटर करता है, समझ रहे हो? सर 9.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर अप्रोक्स। बताओ 15 में जा रहा है। यहाँ यहीं से देख लो, 1 0 यहाँ मिल गया, 1 0 यहाँ मिल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 3 0 यहाँ से मिल गए और 8 ऑलरेडी है तो 9.46 into 10 to the power 15 मीटर आएगा। बाप रे, समझ गया? 10 टू पावर 15 मीटर, मतलब इतनी लाइट चलती है भाई 1 साल में। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लाइट ईयर्स। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। फिर ऐसी पार्सेक होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, इनको आप देख लीजिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है कि डायमेंशनलेस फॉर्मूला फॉर बताना है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कैसे निकाल लोगे क्या सारे के सारे? ठीक है, यंग मॉडुलस का निकाल लोगे? यस सर। -1 देखो यंग मॉडुलस का मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपका जो एग्जाम होगा तो इसका मत निकालना। पर एक बार करा दो। हाँ रुको, इन दोनों का मत निकालना, ठीक है? मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों, मैं बताता हूँ उसका रीजन, समझो क्या है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है और ये जेईई वगैरह में आया हुआ है। देखो क्या होता है ना, इसका आप निकाल लोगे, इसमें बहुत बड़ी पीएचडी नहीं है, लेकिन आपने अभी उसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, स्ट्रेस स्क्रीन वगैरह नहीं पढ़ा है, राइट? यस सर। हाँ वो, हाँ विस्कोसिटी होता है। हाँ मैं सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में हमेशा
आपके जो टीचर अगर थोड़ा समझदार है, ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देगा जो चैप्टर उसने पढ़ाया नहीं है। विस्कोसिटी आती है फ्लूइड में, एक चीज समझ में आई? यस सर। ये फ्लूइड में आती है, फ्लूइड आपका भी हुआ नहीं है, तो पहली बात है ये विस्कोसिटी वो देगा नहीं, इस चीज को लिख के ले लो मेरे से। यंग मॉडुलस आता है आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में आता है, वो अभी हुआ नहीं है, वो ग्रेविटेशन के नेक्स्ट वाला चैप्टर होता है, वो चैप्टर हुआ नहीं है। हुआ तो अभी आपका ग्रेविटेशन भी नहीं है, ये भी मैं बोल सकता हूँ, बट ग्रेविटेशन की हम थोड़ी सी पढ़ाई 9th क्लास में कर लेते हैं, समझ गए? यस सर। है ना, ग्रेविटेशन के बारे में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको थोड़ा सा तुम क्या करते हो 9th क्लास में पढ़ लेते हो, इसलिए इसके पूछे जाने की, इस तरह की यूनिट के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात समझ में आई आप सबको? यस सर। यस सर। इसको निकाल लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ मेथड क्या है, सिंपल सी है। फोर्स होता है G1 M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, G हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय M1 इंटू M2। फोर्स को तोड़ लो फिर से और तुम मास इंटू एक्सीलरेशन करके बैठो, ठीक है? तो मैं इसको लिख देता हूँ MLT माइनस 2 हो जाता है, यहाँ पे है R स्क्वायर तो L2 हो गया, और यहाँ पे मास एंड मास तो M2 हो गया। तो इसको मैं लिख दूं तो G की वैल्यू हो जाएगी, देखो इसको लिखो तो M2 है, ऊपर जाएगा तो M की पावर -1 बचेगा, है ना, और L कितना हो -1 वेरी गुड, दिस इज हाउ आपसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है? और या कि पूछा जाएगा या कि आपको अगर फॉर्मूला देगा, ठीक है? लेकिन अभी ये फॉर्मूला दे सकता है या कि पूछ सकता है, लेकिन जब आप 12th पास करोगे, ठीक है, 12th क्लास पास करोगे और जब आप नीट वगैरह एग्जाम दोगे, कुछ भी एग्जाम दोगे, उस टाइम आपको ये फॉर्मूला की नहीं होगा, ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा एग्जाम वाला कि भाई तुमने 11th 12th पढ़ रखा है, यंग मॉडुलस तुम्हें पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, समझ गए? लेकिन अभी आपसे नहीं पूछेगा, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि दोनों क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना? तो भाई और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और भी आने के चांसेस बहुत हैं, बट अभी मैंने क्या किया, आपको 12 से 13 क्वेश्चन जो मेंस हैं, ठीक है, मेन टाइप के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े से आइडिया दिलवा दिया है, और भी फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन और भी करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चा पार्टी? है ना? तो थोड़ा सा समझ में आया लेक्चर में कि नहीं आया, ये बताओ, थोड़ा मजा आया कि नहीं आया? सर आया, मजा आया सर। है ना? तो मजा आएगा, ठीक है, धीरे धीरे और भी मजा आएगा। और क्योंकि देखो अभी क्या है ना, ये थोड़ा सा क्विक हम कर रहे हैं ना, एक चैप्टर था, मुझे एक ही दिन का टाइम दिया गया था, सर लोगों ने बोला था कि वी हैव टू कंप्लीट, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं। तो आगे आने वाले जो 3 लेक्चर मिलेंगे 2 वीक के अंदर, उसमें हम एक चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो बैच चालू होगा, जो नीट का होगा, IIT का होगा, तो उसमें आपको मैं बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक लेके चलूंगा, धीरे 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 धीरे, जिससे आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है? ओके सर नोट्स मिल सकते हैं? सर, will you provide us notes? Yes, we provide the notes and these notes जो भी हमारे पास PPT है, अभी हम पढ़ रहे थे, ये PPT मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा, और इस PPT में आपके नीचे सॉल्यूशन भी देखे होंगे, आप उनको पढ़ लेना, ठीक है? इसमें देखो क्वेश्चन कितने दिए थे उन्होंने, मुझसे 20 क्वेश्चन दिए थे, बट मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, 1 घंटे का ही टाइम था, है ना? तो लगभग मैं 12 क्वेश्चन डिस्कस कर पाया, कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप बाद में देख लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ, रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, रिकॉर्डिंग भी इसीलिए, यही पर्पज है भाई रिकॉर्ड करने का, कि मान लो कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ बच्चा है जिससे रिकॉर्डिंग चाहिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो नहीं कर पाया, नेटवर्क इशू था, नहीं कुछ पाया, तो ही कैन सी द रिकॉर्डिंग एंड डाउट अपना क्लियर कर पाए, ठीक है? यस सर। PPT कहाँ से डाउनलोड करेंगे? PPT आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अभी हम सब कर रहे हैं, ठीक है? वी आर अरेंजिंग अभी व्हाट्सएप ग्रुप जहां आपको ऐड किया गया है, और जिसके भी थ्रू आपको ये लिंक भेजा गया था कि भाई आज तुम्हें इस लिंक में जुड़ना है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर सारी PPT रिकॉर्डिंग सब कुछ अपलोड होना चालू हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। तो 1-2 दिन की बात है, बस 1-2 दिन रुक जाओ, या कि हो सकता है आज ही वो भेजते हैं, आई डोंट नो, मुझे वो पूछना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो रिकॉर्ड करके उनको दे देते हैं, बट इतने सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे लाखों बच्चे हैं, उनको लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना? बट आपको मिल जाएगी एक टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे। हाँ,
टाइम टेबल भी मिलेगा। अभी देखो, अभी 2 वीक तक समझ जाओगे, 2 वीक तक जो वो बोलेंगे उसको चुपचाप फॉलो कर लेना, क्योंकि 2 वीक तक अभी हमारा पर्पस क्या है, बोर्ड एग्जाम, आपके स्कूल वाले एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वापस बैच यस डिसाइड सर, होगी, 10 तारीख से है ना। जो भी है आपके स्कूल एग्जाम एक बार हो जाए, उसके बाद आपकी बैच बनेंगी नीट के लिए, जेई के लिए, आईआईटी के लिए। उसके हिसाब से आपको क्या होगा, फिर बैच के हिसाब से अपन एक पर्टिकुलर टाइम टेबल मिल जाएगा, वो फिर परमानेंट रहेगा। दो ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे? क्या बच्चा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट? हाँ, अभी तो एग्जाम होगा ही नहीं, आपका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। आपका मेन पर्पस क्या है कि तुम पहले एग्जाम करके आओ, फिर आपका ऑब्जेक्टिव, जैसे नीट का पैटर्न होता है, जेई का पैटर्न होता है, उस हिसाब से करेंगे। ठीक है? ओके सर। यस Okay, यस sir. यस, चलो ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कब जब होती है तो। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बच्चा, Thank you, sir. थैंक यू sir. Thank you, sir. थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट भाई, गुड नाइट। Bye, sir. Sweet dreams, sir. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? Sweet dreams. चलो यार, अब सोच लूंगा। अब तुम लोग को पढ़ाने के बाद तुम लोग इतना खुश होते तो अच्छे ड्रीम आएंगे भाई। मुझे अच्छे ड्रीम आते हैं, समझ रहे हो? भूत भयात नहीं आता मेरे ड्रीम में। ठीक है? ठीक है, चलो फिर, चलो मिलते हैं। मेरी दूसरी क्लास होने वाली है 5 मिनट में फिर से। ठीक है? Okay, sir.